नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। सर, अब केजरीवाल की करतूतों के पुलिंदे खुल रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट की शक्ल में दिल्ली विधानसभा में तो बात करना तो बनता ही है। सर ये बताइए कि केजरीवाल तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी कितनी बदकिस्मती है कि सदन के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन जो बाकी 22 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो किस तरह की नौटंकी कर रहे हैं सर? सब के सब 3 दिन के लिए बाहर हो गए हैं सदन से। अंजू जी, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि आबकारी नीति समेत 14 सीएजी की रिपोर्ट्स को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दबाए क्यों बैठे थे। अगर आप वाकई कट्टर ईमानदार हैं, अगर आपने वाकई कुछ भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं किया, सब एकदम दूध के धुले हुए हो, पाक साफ हो, तो फिर जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट आई थी उनको सीधे सदन के पटल पर रख देना चाहिए था। किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ना सीबीआई को केस दर्ज कराने की जरूरत पड़ती, ना ईडी को जांच करने की जरूरत पड़ती, ना गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती, ना तिहाड़ यात्रा होती, ना अंतरिम जमानत के लिए और जमानत के लिए वकीलों की फौज खड़ी करनी पड़ती। सब कुछ अगर पाक साफ था, आपने कुछ किया ही नहीं था, तो आप ये सीएजी की 14 रिपोर्ट अलग अलग डिपार्टमेंट की दबा करके क्यों बैठे हुए थे। और चुनाव से पहले भी आपने उनको निकाल करके पेश करने की जिम्मेदारी नहीं निभाई, ताकि पब्लिक को कन्विंस कर सकें कि साहब जिन रिपोर्ट्स को लेकर के ये लोग हंगामा करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं, देख लो ये रही 14 रिपोर्ट, और हमने तो कुछ किया नहीं है, हम तो एकदम दूध के धुले हुए। क्योंकि आपने पाप कर रखे हैं, क्योंकि आपने घोटाले कर रखे हैं, आप पारदर्शिता के साथ शासन नहीं चला रहे थे, आप जिनसे आपको मोटे मोटे डोनेशन लेने थे, पैसे पकड़ने थे, उनको आपने लाभ पहुंचाए थे। पुरानी आबकारी नीति को उठा करके आपने दफन कर दिया था, और नई आबकारी नीति कैसे समय बनाई थी? जब कोरोना काल चल रहा था, लोग मर रहे थे, उनको आईसीयू नहीं मिल पा रहे थे, उनको अस्पताल नहीं मिल पा रहे थे, उनके लिए ऑक्सीजन का रोना रो रहे थे, ये बैठ करके छाती पीटते थे, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उस समय इन्होंने अंजू जी 2 काम किए। एक तो नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार किया, दक्षिण की लॉबी की सलाह के अनुसार, जैसा वो चाहते थे वैसा नई आबकारी नीति इन्होंने बनाई। उनको चार्टर प्लेन में दिल्ली बुलाते थे, उनके साथ मीटिंग्स होती थी, वो आबकारी नीति बनती थी। के कविता और कुछ दूसरे चेहरे थे जो बीच में थे, और पूरा जो है इन्होंने एक रोड मैप बनाया था कि कैसे कैसे भ्रष्टाचार करना है, कितना पैसा पकड़ना है रिश्वत के रूप में, और किन किन लोगों को कैसे लाभ पहुंचाना है। उस तरीके की नई आबकारी नीति बनाई। दूसरा काम इन्होंने किया, शीश महल तैयार करवाया। कोविड काल में किया ये सारा दोनों काम। कोविड काल में जब लोग मर रहे थे, परिजन बिलख रहे थे, उनके लिए बेड नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, लाशों के अंबार लग रहे थे दिल्ली समेत दूसरी जगहों पर, और तब ये 2 काम कर रहे थे। एक तो शीश महल बनवा रहे थे 54 करोड़ का, और दूसरा नई आबकारी नीति बना रहे थे। और अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वालों में इतना साहस पैदा नहीं हुआ कि जब सवाल खड़े हो रहे थे तो वो सीएजी की रिपोर्ट पेश करते। सीएजी की रिपोर्ट आई भी तो कब? जब सत्ता परिवर्तन कर दिया दिल्ली की जनता ने, जब इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, जब अरविंद केजरीवाल को भी हरा दिया, मनीष सिसोदिया को भी हरा दिया, और सौरभ भारद्वाज से लेकर के सत्येंद्र जैन तक को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप देखिए, जो अरविंद केजरीवाल ऊंची ऊंची बातें करते थे, अपने आप को दिल्ली का बेटा बता करके खुद को सताया हुआ पेश करते थे, और ये कहते थे कि मोदी जी ने मुझे उठा करके बदले की भावना से जेल में डाल दिया, आप इसके विरुद्ध वोट करिए। उस दिल्ली की जनता ने ना तो इनको
वोट किया, ना इनकी पार्टी को वोट किया, ना इनको फिर से सत्ता में लेकर के आई, बल्कि इनको चुनाव भी हरवा दिया। तो इनको अब अक्ल आनी चाहिए कि आप बहुत लंबे समय तक लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते और सत्ता में नहीं बैठे रह सकते। इसके अलावा सदन का किस तरीके से दुरुपयोग इन्होंने किया है 10-11 साल में, वो भी हमारे और आपके सबके सामने है। सर, लेकिन अब जिस तरह का रवैया है, ऐसा लग रहा है कि बस इनका मकसद सिर्फ रायता फैलाना है, शोर मचाना है, हंगामा करना है। आप देखिए एक दिन पहले किस तरह से तस्वीर कहाँ लगाई जाए शहीद आजम भगत सिंह की या बाबा साहेब अंबेडकर की, इसको लेकर रायता फैला रहे हैं। ये कोई मुद्दे हैं सर? ये कैसे? एक तरफ कहा था पहले दिन जिस दिन रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हुआ था कि हम तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ये सकारात्मक विपक्ष है सर, जो ये भी तय नहीं करने दे रहा है बीजेपी सरकार को कि वो सीएम के दफ्तर के अंदर कौन सी तस्वीर कौन सी दीवार पर लगाए। देखिए प्रोटोकॉल क्या है, आप केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के तहत काम कर रहे हैं या उनके विरोध में काम कर रहे हैं, वो आपकी अपनी राजनीति है, अपना तरीका है, वो आप करिए, उससे कोई आपको रोक नहीं रहा, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है। लोकतंत्र में अलग अलग दलों की अलग अलग राज्यों में सरकारें होती हैं, पर प्रोटोकॉल क्या होता है, जहां चीफ मिनिस्टर बैठते हैं या जहां जिन मंत्रालयों में मंत्री बैठते हैं, वहां पर राष्ट्रपति की फोटो होनी चाहिए। थी क्या? नहीं थी। नहीं थी। प्रधानमंत्री की होनी चाहिए, थी क्या? नहीं थी। तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन कौन कर रहा था? फिर राष्ट्रपिता जिनको हम कहते हैं गांधी, उनकी भी फोटो जो है वो आमतौर पर लगाई जाती है सरकारी कार्यालयों में। इन्होंने तो राष्ट्रपिता की भी तस्वीर उतार दी, राष्ट्रपति कोई की भी नहीं लगाई। प्रधानमंत्री की तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो ये मनोरोगी और कायर और चौथी पास राजा और पता नहीं क्या क्या कह करके अपमानित करते रहे, और उसका सिला इनको मिल भी गया अल्टीमेटली। इनको दिल्ली की जनता ने ही सबक सिखा दिया, बदजुबानी के कारण, इनके भ्रष्टाचार की वजह से, पारदर्शिता की कमी की वजह से, इनके झूठे झांसों की वजह से और वादा खिलाफी की वजह से, और मीडिया का दुरुपयोग करके अपनी छवि चमकाने के लिए। तो जो प्रोटोकॉल है उसके तहत आप काम कर नहीं रहे थे, राजनीतिक स्कोर करने के लिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। और चूंकि पंजाब में आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना था और वहां के मतदाताओं के वोट लेने थे, इसलिए तो आपने सरदार भगत सिंह का फोटो लगाया। बिल्कुल। और आपको मायावती का जो वोट बैंक था वो हड़पना था, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगा लिया। इनके आप पुराने झंडे उठा करके देखिए और नए झंडे उठा करके देखिए, गूगल करेंगी तो समझ में आएगा कि पहले इनका एक सफेद से कलर का आम आदमी पार्टी का झंडा था, फिर उसका रंग ही बदल गया, पीला और नीला कलर का जो है, गाढ़े नीले कलर का झंडा इन्होंने जो है बना दिया, केवल इसलिए कि इनको दलित वोट चाहिए थे। एक, चूंकि पंजाब में पूरे देश में सर्वाधिक दलित मतदाता हैं, तो सरदार भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर का फोटो ही पंजाब को ध्यान में रख करके इन्होंने अपनाए थे। लेकिन जो प्रोटोकॉल थे उनका तो उल्लंघन किया। अब नई सरकार आई है, नई सरकार ने केवल प्रोटोकॉल का पालन किया है। उन्होंने राष्ट्रपति का फोटो लगाया, उन्होंने बापू का फोटो लगाया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगाया, और जो डॉक्टर अंबेडकर का फोटो था और जो सरदार सुखदेव सिंह का फोटो था, भगत सिंह का फोटो था, वो उन्होंने साइड की दीवार पर बनाए रखा, बस वहां नहीं लगाया जहां मुख्यमंत्री बैठती हैं, वो साइड वाली दीवार पर डॉक्टर अंबेडकर और सरदार भगत सिंह का फोटो भी लगा दिया। तो भाई इसको मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? गलती तुमने की थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार या मुख्यमंत्री ने नहीं की। अब सवाल ये आता है कि इन्होंने इसको मुद्दा क्यों बनाया, हाय हल्ला क्यों की, विधानसभा की कार्रवाई रोकी क्यों, और जब स्पीकर का चयन हुआ और स्पीकर के बारे में अलग अलग लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, तो आतिशी मार्लेना ने उनको बधाई देते ही ये
तस्वीर हटाने का और दूसरी तस्वीर लगाने का मुद्दा क्यों खड़ा कर दिया? क्या वो सही मौका था इस मुद्दे को उठाने का, या उस समय केवल स्पीकर के बारे में बात करने की जरूरत थी और उनको शुभकामनाएं देने की जरूरत थी? जो आप चाहते हैं वो सवाल उनके सामने रखने की बात थी कि साहब हमें भी पूरा मौका मिलेगा आपके स्पीकरशिप में, जो है ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यहाँ तक ठीक था, लेकिन वहीं से राजनीति शुरू करना, हंगामे शुरू करना, और उसके बाद जब उपराज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो फिर से वही मामला खड़ा कर देना, हंगामा करना, आवाजें उठाना। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि 2015 में जिन विजेंद्र गुप्ता को आपने मार्शल के जरिए बेइज्जत करवा करके कंधों पे उठा करके सदन के बाहर फिकवाया था, आज पूरी जो कहते हैं ना कि चक्र है, ये चक्र घूमता है और जो चक्की चलती है वो जरा महीन पीसती है, धीमे जरूर चलती है। आज वो स्पीकर हैं, आज वो आपको आपकी जगह दिखा रहे हैं। तो वो 22 के 22 एमएलए 3 दिन के लिए सस्पेंड किए उन्होंने कि आप अंदर रहेंगे, फिर आप इस तरह की हरकतें करेंगे। मैंने तो एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें चुटकी भी ली है कि जहां से शुरू किया था, सड़कों पर धरने, प्रदर्शन, हंगामे, नारेबाजी, पोस्टरबाजी, प्ले कार्ड लेकर के आज वहीं पहुंच गए हैं, वहीं पहुंचा दिए नए स्पीकर ने। इनको उठा करके सदन से वहीं सड़क पर फेंक दिया है कि यहाँ जाओ और वहीं बैठ करके हाय हाय करो, छाती पीटो। तो आज ये नौबत इनकी आ चुकी है। सर बाहर जाके बैठ गए, प्ले कार्ड लेके धरना दे रहे हैं। अब तो चंदा फिर से शायद इकट्ठा करना पड़े इनको, क्योंकि यहीं से तो शुरुआत हुई थी, क्राउड फंडिंग हुई थी यहाँ से, उसके बाद ये आगे बढ़े थे। लेकिन सर अब 3 दिन ये सदन के अंदर नहीं रहेंगे, और अब शराब घोटाले की ये जो सीएजी रिपोर्ट है ये तो आ गई, लेकिन शीश महल की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सब बाहर बैठकर ही तमाशा देखेंगे। और अब तो एक्सटेंड भी हो गया दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल, थोड़ा आगे जाएगा ये सेशन। तो फिर तो ये बिल्कुल भी अंदर नहीं आ पाएंगे, और अगर अंदर आएंगे सर तो फिर तो ये रायता ही फैलाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कब अरविंद केजरीवाल ने अच्छी खासी पट्टी पढ़ाकर या इसी शर्त के साथ बनाया है नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना को कि सिर्फ हंगामा करना है, शोर मचाना है, कार्रवाई ना चलने पाए। देखिए, इनको जो भी लगा हो, पर जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें देखिए क्या क्या कहा गया है, वो भी दर्शकों को बताना जरूरी है जी। उस पॉइंट पर हम पहले आ जाते हैं, फिर जो आपका प्रश्न है उस पर आते हैं। सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि शराब नीति में खामियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ है, और शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को माना ही नहीं गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी, उनको भी लाइसेंस दे दिए गए। कैबिनेट और उपराज्यपाल यानी एलजी से कई बड़े फैसलों की मंजूरी ही नहीं ली गई, यानी वहां भी पारदर्शिता की कमी थी, और जो एक हायरार्की होती है उसको भी पूरा नहीं किया गया। दूसरे, शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया, यानी विधानसभा में जो जवाबदेही होती है किसी भी सरकार की, ये उससे भी भाग खड़े हुए और विधानसभा में वो जानकारी दी ही नहीं गई। कोविड-19 के नाम पर कि सब कोविड काल चल रहा है, 144 करोड़ की लाइसेंस फीस इन्होंने माफ कर दी। 144 करोड़ की लाइसेंस फीस, ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ये सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है। और सरकार ने जो लाइसेंस वापस लिए, उन्हें फिर से टेंडर प्रक्रिया के जरिए आवंटित नहीं किया गया, और इससे भी 890 करोड़ रुपए की चपत सरकारी खजाने को लगी है। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से भी 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ठीक तरीके से ना वसूलने के कारण भी 27 करोड़ का नुकसान हुआ है।
और शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गई। और सबसे बड़ा घोटाला, पहले जो आबकारी नीति लागू थी उसमें प्राइवेट सेक्टर भी था, प्राइवेट दुकानदार भी थे, लेकिन सरकारी दुकानें भी थी। इन्होंने नई आबकारी नीति में जो प्राइवेट खिलाड़ी थे, जो कारोबारी थे, उन्हीं को सब कुछ दे दिया और सरकारी दुकानों को ताला लगा दिया। तो नई आबकारी नीति पर जो सीएजी की रिपोर्ट आई है वो इनको पूरी तरीके से नेक्ड करती है, पूरी तरीके से निवस्त्र करती है कि इन्होंने क्या सोच करके नई आबकारी नीति बनाई और किन को फायदा पहुंचाया और उनके जरिए अपने आप को जो है इन्होंने फायदा पहुंचाया। मैं कुछ पॉइंट्स और रखता हूं दर्शकों के सामने जी। होलसेलर मार्जिन था वो 5% से बढ़ा करके 12% किया था इन्होंने। ये जो 7% बढ़ाया है इसमें बहुत बड़ा खेल किया गया था। 7% में से कम 5% इनके पास लौट करके आया होगा और 2% का फायदा इन्होंने होलसेलर्स को बढ़ाया। इसके अलावा कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई, फाइनेंशियल चेक नहीं हुआ, एक्सपर्ट्स की राय जो है इन्होंने वो ताक पर रख दी। लाइसेंस के जो नियम हैं, एक्साइज रूल्स है अंजू जी 2010 का, उसका नियम है 35, उसको सही तरीके से इन्होंने लागू तक नहीं किया। और जिन लोगों की रुचि मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में थी उन्हें होलसेल लाइसेंस दे दिए गए। पूरी सप्लाई चेन में एक ही व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया। तो आप ये देखिए, ये कहते थे ना कि चवन्नी भी नहीं मिली, कोई घोटाला नहीं हुआ और नई आबकारी नीति से तो फायदा हो गया। अब सीएजी की रिपोर्ट सामने आ गई है, पता चल गया पूरे देश को और दुनिया को भी कितने ईमानदार हैं, कितने कट्टर ईमानदार हैं और कितना बड़ा नुकसान उन्होंने दिल्ली सरकार के खजाने को पहुंचाया है। सर, सबसे अहम बात तो ये है कि ये शुरुआत से ये बोलते आ रहे हैं कि सिसोदिया के बैंक से कुछ नहीं मिला, झुनझुना मिला, केजरीवाल के पास से कुछ नहीं मिला, लेकिन मनी ट्रेल तो एस्टैब्लिश किया है ईडी ने। किसी भी दिन ट्रायल शुरू हो जाएगा। और अब जब सीएजी रिपोर्ट आई है सर, ये सीएजी रिपोर्ट को लेकर ही तो अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा 2011-12 में किसी भी नेता, किसी भी मंत्री पर आरोप लगा देते थे और फिर कहते थे कि सीएजी की रिपोर्ट में ही कहा गया है, हम नहीं कह रहे। तो इसको तो ये नकार भी नहीं पाएंगे सर। कैसे नकारेंगे, किस मुंह से नकारेंगे कि सीएजी की रिपोर्ट गलत है? इन्होंने कहां यू टर्न नहीं लिया है अंजू जी, ये बताइए मुझे आप। ये तो ये भी कहते थे, अर्णब गोस्वामी के साथ एक इंटरव्यू सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इन्होंने कहा था कि मैं कभी जिंदगी में राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कभी कोई सरकारी पद नहीं लूंगा। इससे बड़ा झूठा कोई होगा क्या? फिर इन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने बच्चों के सिर की कसम खाता हूं, ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लूंगा, ना मैं कभी कांग्रेस से समर्थन लूंगा, ना इन लोगों को कभी समर्थन दूंगा। और बच्चों के सिर की कसम तोड़ दी। जब 28 सीटें आई तो कांग्रेस पार्टी के 8 एमएलए का सपोर्ट लेकर के पहली बार चीफ मिनिस्टर बन गए। इन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं कोई बड़ा घर नहीं लूंगा। बड़े घर की जी हमें जरूरत क्या है, हमारा तो छोटे घर से काम चल जाएगा। पैर पसारने के 3-4 कमरे चाहिए होते हैं सर, ये पर्टिकुलर डायलॉग था। हम तो आम आदमी है जी, और हमें ये सिक्योरिटी की भी क्या जरूरत है जी, हमें किससे क्या खतरा है जी, सिक्योरिटी तो आम आदमी की सुरक्षा के लिए चाहिए। और ये तो ये भी कहते थे कि ये लंबा चौड़ा काफिला, बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत है। आज आप देख लो कौन सा कर्म कांड इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने हर चीज से यू टर्न लिया है, हर जगह इन्होंने झूठ बोले हैं और आज उसी की तो दुर्दशा हो रही है। इसी दुर्दशा की वजह से तो सत्ता से बाहर हैं और विधानसभा से भी बाहर हो गए। यानी जिस विधानसभा में खड़े होकर के आप ये चिल्लाते थे ये एलजी कौन है, ये एलजी को हमारे सिर पर किसने लाके बैठा दिया, ये हमारा मालिक है या हम दिल्ली के मालिक हैं, तो दिल्ली की जनता ने बताया कि दिल्ली के मालिक दिल्ली की जनता है। कोई अरविंद केजरीवाल नहीं है, कोई रेखा गुप्ता नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी नहीं है या कोई XYZ नहीं है।
किसी भी राज्य की मालिक वहां की जनता होती है। सरकारें केवल ट्रस्टी का काम करती हैं। सरकारें सिर्फ लोक कल्याण का काम करने के लिए चुनी जाती है। आप लोक कल्याण का काम करने में पूरी तरह असफल रहे, अहंकार से चूर रहे, शक्तियों का आपने दुरुपयोग किया, आप अपने को कट्टर ईमानदार बताते रहे लेकिन जमकर के लूटपाट करते रहे। अभी तो एक मामले की सीएजी रिपोर्ट आई है अंजू जी, अभी तो देखते जाइए। ये 3 मार्च तक का जो इस सत्र का की अवधि बढ़ाई गई है, ये सोच समझ करके बढ़ाई गई है। एक दिन में एक एक दो दो रिपोर्ट आती रहेंगी, इनका बैंड बजता रहेगा, मीडिया में वो सारी चीजें चलती रहेंगी, ये सफाई पर सफाई देते रहेंगे। स्पीकर एक एक करके हर रिपोर्ट पर एक पीएससी बनाते रहेंगे और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है अपनी जांच पड़ताल करेगी, रिपोर्ट देगी, उस पर फिर स्पीकर आगे की कार्रवाई तय करेंगे। सदन इनके लिए क्या सजा तय करता है वो भी देखना है, और वो दिल्ली पुलिस को या दूसरी जांच एजेंसियों को क्या दिशा निर्देश देते हैं मुकदमे कायम करने के, गिरफ्तारी के या दूसरे, वो भी जरा देखना दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बड़ी मुश्किल राह होने जा रही है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की। और सर पहली बार शायद पिछले 10-12 साल में ऐसा हुआ है कि 6-7 दिन का सत्र चल रहा है दिल्ली विधानसभा का। सर ये तो एक दिन पहले बुलाते थे और भड़ास निकालने के लिए आधे दिन का सत्र बुला लेते थे। एक दिन का सत्र, बजट सत्र तो इनका एक दिन से ज्यादा कभी चला ही नहीं। और साल में शायद 2 बार या मुश्किल से 3 बार उन्होंने एक एक दिन का सत्र बुलाया है। पहली बार मुझे लग रहा है कि 6-7 दिन या 8 दिन का सत्र होगा। इनके पूरे कार्यकाल में कैबिनेट की बैठक ही कितनी हुई हैं? 10-12 कैबिनेट की बैठक हुई हैं, जिनमें से 6-7 बार तो विधायकों के भत्ते वत्ते और ये सब बढ़ाने के लिए फैसले हुए थे। दिल्ली की जनता के लिए कितनी बार कैबिनेट की बैठक बुलाई है, तो ये अपने गिरेबान में झांकें। और अब तो सदन में कामकाज होने वाला है, अगर उस कामकाज में आप बाधा डालोगे तो फिर अब तो भाई स्पीकर विजेंद्र गुप्ता हैं, तो विजेंद्र गुप्ता को रह रह करके वो सब चीज़ें याद आती रहेंगी और आपको वो लंबी पूंछ लगाते रहेंगे। इतनी लंबी पूंछ लगाएंगे कि पूरी दिल्ली भी देखेगी और देश भी देखेगा। तो जैसे उन्होंने अब किया है ऐसे ही आगे भी करेंगे, वो उन्होंने संदेश और संकेत दे दिया है। तो या तो भले मानुस बन जाओ और एक तरीके से बैठ करके चर्चा में भाग लो, हो हल्ला, प्ले कार्ड और ये नारेबाजी बंद कर दो, नहीं तो फिर ठिकाना वही होगा आपका जो शुरू में सड़कों पर हुआ करता था, वहीं बैठ करके छाती पीटोगे। सर यथा राजा तथा प्रजा बोलते हैं ना, तो जब राजा ये कहता था मैं एनार्किस्ट हूं, तो फिर बाकी लोग भी तो वही करेंगे ना सर। और यही पाठ पढ़ाकर भेजा गया। आप सही कह रहे हैं कि अभी तो 3 दिन है, मुझे तो लगता है हो सकता है पूरे सत्र के लिए ना बाहर हो जाए। 3 दिन के बाद जब अंदर आएंगे फिर ये हंगामा करेंगे, क्योंकि तब तो और रिपोर्ट सामने आ रही होंगी सर, बौखलाहट तो उसकी भी होगी। मैंने आपके कार्यक्रम में ही एक बात कही थी, उसको रिपीट करता हूं जी। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन का अंत हो चुका है, इनकी वापसी नहीं होगी। अंजू जी मेरी बात याद रखिएगा, इनकी वापसी नहीं होगी, क्योंकि ये इतने मामलों में फंसने वाले हैं, इतने मामलों में गिरफ्तार होने हैं, इतने मामलों के ट्रायल शुरू होने हैं, इनको सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। और ये एक ऐसा टेस्ट केस बनने वाला है अरविंद केजरीवाल का, जो अभी राजनीति में आकर के लूटपाट करने के बारे में सोच भी रहे होंगे ना, वो अभी से तौबा कर लेंगे और इस तरह की हरकतें करने का कोई आगे दुस्साहस नहीं जुटाएगा। और जो दुस्साहस जुटाएगा उसका क्या अंजाम हो सकता है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल का केस ऊपर टंगा रहेगा देखने के लिए कि अगर आप कट्टर ईमानदार होने का दावा करके आते हैं और लूटपाट में संलग्न हो जाते हैं हर डिपार्टमेंट में, तो आपका अंत कितना बुरा हो सकता है समझ लीजिए। शराब घोटाले में भी अगर इनको केवल 2 साल की भी सजा हो गई ना अंजू जी, तो ये 6 साल के लिए राजनीति, सक्रिय राजनीति से अलग हो जाएंगे, 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और
इसके अलावा ये जो दूसरे मामले हैं जिनकी जांच चल रही है इस समय, जिसमें चार्जशीट पेश होगी, जिनमें गिरफ्तारियां होंगी, उनमें भी अगर सजाएं हो गई तो आप जो मैं कह रहा हूं कि इनके राजनीतिक जीवन का अंत समझ लीजिए वो इनका हो चुका है। कोई चमत्कार बचा सकता है और चमत्कार आजकल होते नहीं है। सर, और यहाँ पर ये भी याद रखना जरूरी है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी भी आरोपी है। अगर ये साबित हो जाता है ये कैग रिपोर्ट से, ईडी से, कि भाई सारा फायदा जो बेनिफिशियरी थी वो आम आदमी पार्टी थी, सर तो आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा, उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी, फिर तो इनकी पूरी की पूरी राजनीति पर एक बड़ा सा फुल स्टॉप लग जाएगा। बिल्कुल। अभी तो पहली रिपोर्ट आई है, अभी तो 13 और रिपोर्टें आनी है, और वो सब रिपोर्टें भी केजरीवाल के इर्द गिर्द ही हैं, तो शिकंजा तो अच्छे तरीके से कसेगा। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ये जो इनके 22 विधायक हैं ये क्या करते हैं 3 दिन के निर्वासन के बाद, जब ये अंदर आएंगे तब ये क्या करते हैं। सर, आपने समय निकाला इस विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। वंदे मातरम।